Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to discuss the oxidation states of D block elements. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे हमने पढ़ा है कि इसमें चार सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आती है। एक तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, जिनको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो उसमें हम स्पेशली जो अपना कंसर्न है दैट विल बी रिलेटेड टुवर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम पढ़ेंगे। जो 3D सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उसमें एलिमेंट्स आते हैं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम से लेकर जिंक तक जो भी एलिमेंट्स आते हैं, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज और दे आर आल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो इन्हीं एलिमेंट्स की हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में एक चीज आपको बताता चलूं। ये सारे एलिमेंट्स जो है, इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी जो आउटर शेल में 4s ऑर्बिटल होता है, फोर्थ शेल में जो s ऑर्बिटल होता है, उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि ये सारे एलिमेंट्स स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, इनकी जो फोर्थ शेल होती है, फोर्थ शेल के s ऑर्बिटल में एक से लेकर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके अलावा जो इनमें 3D और सब शेल है या थर्ड शेल का जो D सब शेल है, इसमें एक से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, इन सारे एलिमेंट्स में जो आउटर इलेक्ट्रॉन है 3D ऑर्बिटल में फिल होता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज 3D सीरीज एलिमेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और इन सारे एलिमेंट्स में 4s ऑर्बिटल में एक से लेकर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या D ऑर्बिटल में 3D ऑर्बिटल में एक से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमें जो याद रखनी है वो ये है, ये सारे एलिमेंट्स जो है ये टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, या ये 3D ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। एक से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन 3D में है तो 3D के इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर सकते हैं, या 4s में एक से लेकर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो ये सारे एलिमेंट्स 4s से भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं और 3D से भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जब ये 3D से भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, 4s से भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, इस वजह से हम कहते हैं दे डू नॉट शो ए सिंगल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 3D से भी लॉस कर पाते हैं, 4s से भी लॉस कर पाते हैं। तो डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स से इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से ये वेरिएबल या डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। दैट मींस द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दे डू नॉट शो a single charge or single oxidation states in their compounds, rather they show different types of oxidation states because of losing electrons from two sets of orbitals, and those two sets are 4s and 3D। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हो गया ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं। जहां तक स्कैंडियम की बात है, ये खाली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और टाइटेनियम +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेनेडियम +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्रोमियम +2 +3 +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसे ही करके, और मैंगनीज, ये क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, और ऐसे करके मैंगनीज +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +7 तक मैंगनीज जाता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो कर सकता है। आयरन जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इस सीरीज में मैंगनीज वो एलिमेंट है जो +2 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। लेकिन रही बात कोबाल्ट की, कोबाल्ट एक तो +1 +2 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो कर सकता है, दैट इज कोबाल्ट।
लेकिन मैं बाद में बताऊंगा कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट से नॉर्मली शो करते हैं और कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट से रेयरली शो करते हैं, वो मैं आपको बाद में शो करता हूं। तो यहाँ पे निकल जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और कॉपर जो है +1 +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और जिंक जो है वो +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इस टेबल के हिसाब से आपको पता चल रहा होगा ये जो एलिमेंट्स 3D सीरीज में प्रेजेंट है ये कोई सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये एलिमेंट्स क्या है शो करते हैं। तो ये जो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इसका रीजन एक ही है, these elements can lose electrons from 4s orbital as well as from 3D orbitals। तो दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से ये एक सिंगल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं वो ये है, इन द बिगिनिंग ऑफ 3D सीरीज जो एलिमेंट्स है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन जब हम मिडल की तरफ आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। पहले खाली ये एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ 3D सीरीज दे शो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बट व्हेन वी रीच इन द मिडल ऑफ द सीरीज the element show higher oxidation states as well। ये +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। जैसे मैंने कहा इस सीरीज में मैंगनीज जो है मैंगनीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर सकता है। दैट मींस इन द लोअर in the beginning of the series the elements show lower oxidation states, and in the middle the elements start showing the higher oxidation states, and when we move towards the end of the series the number of oxidation states shows द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है उनका नंबर फिर से डिक्रीज होता है। पहले वाले एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मिडिल वाले एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और लास्ट वाले एलिमेंट्स भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक कंसेप्ट है, जैसे आपको पता है स्कैंडियम में डी इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, टाइटेनियम में डी इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। तो जो पहले एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनमें जो डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 1 है या 2 है या 3 है। इन लोअर बिगिनिंग वाले एलिमेंट्स में डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है, इसलिए कम इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन जब आप मिडल की तरफ मिडल रीजन की तरफ आते हो डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो ज्यादा हो जाता है। डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाते हैं। जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाते हैं तभी जाके ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +5 या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं। रही बात लास्ट वाले एलिमेंट्स की, इनमें डी ऑर्बिटल्स में पेयरिंग हो जाती है। D10 सिस्टम आप कॉपर में भी देखोगे, D10 सिस्टम आप जिंक में भी देखोगे। लास्ट वाले एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल्स का कंप्लीटली फिल होना यानी कि एलिमेंट्स में स्टेबिलिटी आ जाती है। वो एलिमेंट्स में स्टेबिलिटी आने की वजह से ये फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, इसलिए ये भी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। So there is the rule in the beginning the elements show lower oxidation states because they contain very less number of d electrons, but in the middle of the 3D series the elements start showing higher oxidation states because d electrons का number increase हो जाता है। But in the end of the 3D series the elements once again show lower oxidation states। It is because in the elements present at the end of the series there is a filling of d orbitals which leads to their stability, और stability develop होने की वजह से वो फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते। जब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिर लॉस नहीं करते तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी फिर शो नहीं करते। तो इसके बाद में और एक बात यहां पे कर देता हूं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स में इनकी रब कर देता हूं। एक और बात मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ये सारे एलिमेंट्स स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये सारे एलिमेंट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं दैट इज +2। अब बुक पे चेक कर लीजिएगा एक बार, ये सारे एलिमेंट्स स्कैंडियम को छोड़ के एक्सेप्ट स्कैंडियम all the elements of 3D series they show common oxidation state of +2। हालांकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करते ही करते हैं, लेकिन कॉमनली ये सारे एलिमेंट्स स्कैंडियम को छोड़ के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसके बाद में और एक बात यहां पे डिस्कस करता हूं, ये सारे एलिमेंट्स जो है जब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स।
all the elements of 3D series in their higher oxidation state they form covalent compounds. That means if oxidation states are lower oxidation states में ये covalent compounds के बदले ionic compounds बनाते हैं, ionic compounds बनाते हैं. That means higher oxidation state में, higher positive oxidation state में ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे. बेसिकली होता क्या है, अगर आप मैंगनीज की बात करोगे, मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है 3D सीरीज में. तो मैंगनीज +3 फॉर्म में कोवलेंट कंपाउंड क्यों बनाएगा? क्योंकि मैंगनीज जो है +7 फॉर्म में क्यों कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा? क्योंकि मैंगनीज का जो +7 फॉर्म में जो पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो आयन पे बहुत ज्यादा होगी. +7 फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा और वो जिस मैग्नीट्यूड से एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा. इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट the ions have +6 or +7 charge, and those due to the presence of high positive charge on manganese in +7 or in +6 form, they have high ability to attract the anion. जब anion को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से anion की पोलराइजेशन ज्यादा होगी, which leads to decrease in the polarity of bond. जब बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज होगी, उसकी वजह से जो कंपाउंड बनेंगे वो कोवलेंट बनेंगे. हालांकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेटस जब ये शो करेंगे, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो आयन्स पे होगी वो कम होगी. तो कम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जब आयन्स पे होगी तो वो एनायन को कम अट्रैक्ट करेंगे. कम अट्रैक्शन होने की वजह से वो एनायन की पोलराइजेशन कम करेंगे. पोलराइजेशन कम करने की वजह से वहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स न्यूट्रलाइज होने के चांसेस कम है, यानी कि पोलैरिटी बॉन्ड में ज्यादा डेवलप होगी. उसकी वजह से जो बॉन्ड्स होंगी वो आयनिक बनेगी. तो हम यहाँ पे अगर देख लेते हैं, आपके पास में एक एनायन दे देता हूं आपको, दैट इज MnO4 नेगेटिव. मैंगनीट आयन यहाँ पे है, KMnO4 से बनता है ये, KMnO4 से परमैंगनीट आयन. परमैंगनीट आयन में अगर मैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखता हूं, दैट इज -2, 4 2s are 6, दैट इज -6 में से एक नेगेटिव बाहर मैंने निकाला, अंदर रहेगा -5. तो मैंगनीज पे चार्ज जो आएगा यहाँ पे वो आएगा, सॉरी ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, 4 2s हो गया 8, -8 में से एक चार्ज बाहर है तो अंदर रहेगा -7. मैंगनीज पे चार्ज आएगा +7, यानी कि इन केस ऑफ MnO4 नेगेटिव, मैंगनीज इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका मतलब है जो मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगी वो कोवलेंट बॉन्ड होगी. Because I said metals in higher oxidation state they form covalent bond. Likewise, अगर मैं क्रोमियम की बात करता हूं, वो एक आयन बनाता है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव. अगर मुझे यहाँ पे देखना हो क्या क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड्स है वो कोवलेंट है कि आयनिक, हमें पहले क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी देखनी पड़ेगी. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की हाई हुई तो हम कह सकते हैं इसकी जो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगी वो कोवलेंट होगी. लेकिन अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 हुई तब जाके आयनिक बॉन्ड बना सकता है. तो आप चेक कीजिए, ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है दैट इज -2, 7 2s are 14 इज -14, -14 में से 2 माइनस बाहर है तो अंदर -12 रहेगा. इन दोनों का चार्ज जो है +12 होगा. क्रोमियम 2 का चार्ज +12, तो एक क्रोमियम का चार्ज क्या आएगा +6, यानी कि +6 मतलब क्रोमियम इज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा उस बॉन्ड का जो नेचर होगा वो कोवलेंट होगा. तो ऐसे करके हम कहते हैं ऑल द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्मड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑन दोस कंपाउंड्स विल बी कोवलेंट. अगर चार्ज वहां पे वो ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो करे तो कम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होने की वजह से या कम पॉजिटिव चार्ज शो करने की वजह से वो जो एनायन की पोलराइजेशन वो कम होगी तो उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. तो ऐसे करके कंपाउंड्स जो बनेंगे वो आयनिक बनेंगे. तो इसके बाद में और एक प्रॉपर्टी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ही और एक बात यहां पे बता देता हूं. ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है या ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स जो है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कॉमनली तब शो करते हैं जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ लिंक हुए हो.
अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ लिंक हुए हो तभी जाके ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। जैसे एक डी ब्लॉक एलिमेंट है दैट इज ऑस्मियम। ऑस्मियम वाहिद वो एलिमेंट है डी ब्लॉक में जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन +8 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स ही लॉस कर पाता है ऑस्मियम। लेकिन कब ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? जब ये किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ यानी कि फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तब जाके ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दैट मींस ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे कैन शो +8, +7, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स only and only when they are bonded with highly electronegative elements। तो जैसे आपका एक कंपाउंड है यहाँ पे OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो चार्ज है दैट इज -2, ऑक्सीजन का जो चार्ज है दैट इज -2, 4 2s are 8, -8, इन इसका जो चार्ज होगा दैट विल बी +8। यानी कि ऑस्मियम शो करता है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। कब शो करता है? व्हेन इट कंबाइन्स विद वन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, तब जाके ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वरना ये बिल्कुल भी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। दैट मींस जो व्हाइल स्टडीइंग द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हमें यहाँ पे एक चीज पता चलती है, इन केस ऑफ ऑल द ट्रांजिशन सीरीज, चाहे आप 3D सीरीज ले लो, 4D सीरीज ले लो, 5D सीरीज ले लो, 6D सीरीज ले लो, हर किसी ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में पहले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेटस वो शो करते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट्स भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेटस शो करते हैं, लेकिन जो मिडल में एलिमेंट्स होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स +6, +7, +8 ऑक्सीडेशन स्टेटस वो शो करते हैं, क्योंकि उनमें डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो ज्यादा होता है। लास्ट में डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाती है, डी ऑर्बिटल स्टेबल बन जाते हैं, तो लास्ट वाले एलिमेंट फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाते, इसलिए वो लास्ट वाले एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही शो करते हैं। तो आ जाते हैं हम अपनी एक दूसरी प्रॉपर्टी पे, वो प्रॉपर्टी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैं यहां इसको रब कर देता हूं, स्कैंडियम को मैं वापस लिख लेता हूं, स्कैंडियम को, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बदले हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हमें देखनी है क्या ज्यादा है कि कम है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये तो आपको पता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर बीच में आते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बीच में आते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और लास्ट में टू द एक्सट्रीम राइट पीरियोडिक टेबल में आते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। That means in the main body of periodic table, on the extreme left we are having S block elements, on the extreme right we are having P block elements, and in the middle we are having D block elements. क्या D block elements की ionization energy ज्यादा होती है, कम होती है in comparison to S and P block elements? वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे important बात, when we move along the period, there is decrease in size। इसका मतलब है S block के एलिमेंट सबसे बड़े होंगे और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपैरेटिवली छोटा साइज होगा इनका, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज सबसे छोटा होगा। दैट मींस व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड देयर इज डिक्रीज इन साइज। तो सबसे बड़े एलिमेंट्स कौन होंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे बड़े एलिमेंट्स, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, लीस्ट लिख लेता हूं। वो सबसे छोटे एलिमेंट्स है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड करेंगे, टाइटली हेल्ड करने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लॉस नहीं करेंगे। इसका मतलब है इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो हाईएस्ट होगी इन पीरियोडिक टेबल। तो रही बात डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ये बीच वाले एलिमेंट्स है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इनसे तो कम, इनसे ज्यादा होगी और उनसे कम होगी, यानी कि मैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लिख सकता हूं वो लेस होगी, लेस than P block elements but more than S block elements. That means D block elements, the ionization energy of D block elements, that is intermediate between S and P block, because their size is between S and B block elements or the representative elements. तो कहने का मतलब यही है,
जो ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स से ज्यादा होता है। जब इनका साइज ज्यादा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, इनमें से हम इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर सकते हैं। जब आसानी से रिमूव कर सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इसलिए ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे इन कंपैरिजन टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना दैट कंफर्म्स दैट दे विल बी मोर मेटालिक इन नेचर देन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे बड़े होते हैं। बड़े होने का मतलब इनका आयोनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक एलिमेंट से भी कम होगी। जब इनकी एनर्जी कम होगी इनसे, ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से लॉस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट से भी ज्यादा होगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करेंगे और ये कम मेटालिक कैरेक्टर शो करेंगे। तो ये तो हो गया कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बिटवीन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड जिसमें हमने ये देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होगा, उन एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो होगा वो होगा इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स और द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब हम इसके बाद बात करते हैं द आयोनाइजेशन एनर्जीज का, the comparison of ionization energies in case of elements of 3D series। पहले तो हमने डी ब्लॉक का देख लिया है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होती है। लेकिन अब आपस में इनका कंपैरिजन, सबसे पहले when we move from scandium to zinc, when we move from scandium to zinc along the period, तो एक चीज तो है ही, न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज जो यहां पे है along the period न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, इसका न्यूक्लियर चार्ज होगा +21 यूनिट्स। तो along the period हम जाएंगे, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता जाएगा, और लास्ट वाले एलिमेंट में जिंक में एटॉमिक नंबर 30 है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज +30 होगा। That means when we move along the period, there is increase in nuclear charge from +21 to +30। 21 से 30 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, तो +1 से 30 तक इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब है व्हेन वी मूव टुवर्ड्स जिंक, जिंक में न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इसमें जो इसका मतलब ये है जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी हाईएस्ट होगी। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ जिंक दैट विल बी हाईएस्ट इन इट्स ओन सीरीज। लेकिन स्कैंडियम का न्यूक्लियर चार्ज क्या है इस सीरीज में? कम। सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम ही अट्रैक्ट करेगा। जब ये कम ही का अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम आसानी से लॉस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब है जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू यहां पे होगा वो लेस होगा। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है स्कैंडियम की, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम। तो हम जब देखते हैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 631 किलो जूल पर मोल, और जब हम देखते हैं किसकी, जिंक की, एक्सपेक्टेड क्या है? हायर आयोनाइजेशन एनर्जी शो करेगा बिकॉज ऑफ मोर न्यूक्लियर चार्ज। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लॉस करने वाला नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट थिंग इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ओन सीरीज। जब हम इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं दैट इज 906 किलो जूल पर मोल। आप खुद ही कंपैरिजन कीजिए, इसकी है आयोनाइजेशन एनर्जी 631 और इसकी है 906। दैट मींस अलोंग द पीरियड द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्लियर। और एक चीज यहां पे मैं सिखा देता हूं आपको लास्ट में, चलते चलते 2-3 बातें जो आपने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले यूनिट में इनके बारे में पढ़ी है। और एक प्रॉपर्टी जो मैं आपको पढ़ा देता हूं यहां पे, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसे आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, जो भी कंपाउंड से बनाते हैं या जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बनाते हैं, वो या तो पैरामैग्नेटिक होते हैं या तो वो डायमैग्नेटिक होते हैं। यानी कि हमें यहां पे पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स क्यों पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों वो शो करते हैं, और कुछ कंपाउंड्स इनके क्यों डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, तो वो हमें पढ़ना है। जैसे आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमने एक चीज पढ़ी, इनकी जो प्रोग्रेसिव फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इनके जो होते हैं वो n-1d ऑर्बिटल या 1d सबशेल में फिल होते हैं।
इनमें जो डी सबशेल होती है वो पार्शियली फिल्ड होती है, यानी कि डी सबशेल में अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस the elements of the d block elements in their atomic form or elemental form or in their any oxidation state, चाहे +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, किसी भी फॉर्म में, चाहे इनकी ग्राउंड स्टेट ले लो, चाहे इनकी एक्साइटेड स्टेट ले लो, इन एलिमेंट्स की किसी भी स्टेट में इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आपके पास क्रोमियम था, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था क्रोमियम का, दैट वाज आर्गन 3d5 4s1। 3d5 में क्रोमियम के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ये मैग्नेटिक बिहेवियर, इस मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा डेवलप करेगा। जितना ये ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उतना ही ज्यादा इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि उतना ज्यादा ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। लेकिन अगर हम जिंक की बात करें, जिंक में जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें d ऑर्बिटल 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब हर कोई ऑर्बिटल इसमें कंप्लीटली फिल्ड है। इन केस ऑफ जिंक ऑल द d ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ खत्म हो जाएगा, तो इसका जो ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा जिंक का, दैट विल बी जीरो। तो जिंक का जो ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट, बिकॉज इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका जो ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा जीरो होगा। और इसके जो कंपाउंड्स होंगे जिंक के, वो यूजुअली 3d फॉर्म में जब भी जिंक एक्ट करेगा, जिंक 2+ ही ले लो आप, जिंक 2+ में भी 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसका जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो जीरो होगा। इसलिए जो जिंक या जिंक 2+ के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होंगे। लेकिन जो क्रोमियम है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करने की वजह से इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कंपाउंड्स, क्रोमियम के कंपाउंड्स, वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो कहने का मतलब ये है, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन देयर ग्राउंड स्टेट और देयर आयन्स in their any oxidation state, when they contain unpaired electrons, those unpaired electrons produce some magnetic movement। वो जो magnetic movement हम produce करते हैं that is determined by mu, और उसके लिए एक फॉर्मूला है n into n+2 जो आपने पढ़ी है। mu n here represents the number of unpaired electrons n। तो म्यू जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एक एलिमेंट में उतना उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा, जितना मैग्नेटिक मूवमेंट उसमें ज्यादा होगा उतना उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, और उन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स या वो एलिमेंट्स या आयन्स खुद भी क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। लेकिन वो सारे एलिमेंट्स जिनमें डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जैसे आपके पास D0 सिस्टम है, D0 सिस्टम यानी कि स्कैंडियम 3+ को अगर आप लोगे, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21। तो अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे आपके, 18 वो आएगा, आर्गन का 3d0 बन जाएगा। इसमें स्कैंडियम की केस में 3d0 वाला सिस्टम जो है, 3d में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जब कोई इलेक्ट्रॉन d में है ही नहीं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है, 0। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी प्रोड्यूस क्या होगा, 0। इस वाले आयन को या इस वाले आयन में जो भी ये कंपाउंड जिंक स्कैंडियम 3+ आयन जितने भी कंपाउंड्स बनाएगा वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और इसके जो कंपाउंड्स होंगे वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होंगे। दैट मींस ऑल द d block elements which contain unpaired electrons, they are able to produce some magnetic movement due to the presence of those unpaired electrons. They produce the magnetic movement, and that magnetic movement interacts with external magnetic movement, and due to that thing the transition metals or their compounds in ground state or in any oxidation state, they are paramagnetic. But when they contain completely filled d orbitals, or when they contain D0 system, at that time though no magnetic movement is produced by the ions or the elements, and in this case the elements having D0 and D10 configuration, they won't produce any magnetic movement, thus such substances or such ions or such compounds will be diamagnetic in nature। तो उसके बाद और एक प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी, वो ये थी कलर फॉर्मेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली कलर्ड होते हैं, क्योंकि इनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं डी ट्रांजिशन में।
जो अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के यूनिट में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या उनके जो आयन्स होते हैं, अगर उन डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D1 से लेकर D9 तक जितने भी सिस्टम्स आते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें, तो उन्हीं डी ऑर्बिटल्स को की जो डी ट्रांजिशन होती है, एंड ड्यूरिंग दैट डी ट्रांजिशन जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी की वजह से इनके कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। तो वो मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है इन द यूनिट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें हमने रोल ऑफ लिगेंड भी पढ़ा है इन द कलर डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का रोल कलर फॉर्मेशन में कैसा है, वो आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा हुआ है। इंशाल्लाह सून वी विल बी कमिंग विद अनदर वीडियो जिसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस या उनकी प्रेपरेशंस हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप राइटिंग दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाउन ऑन योर नोटबुक, and for any question you can text me on WhatsApp. Allah Hafiz.